अब मैं विधिवत द्वितीय सत्र की संचालन करने के लिए जतिंदर परवाज साहब को मैं आमंत्रित करता हूं। इनके बारे में बता दूं, जब दिल्ली में संघर्ष कर रहे थे, मैं उसका गवाह हूं। इन्होंने जो उस ज़माने में संघर्ष किया वो मैंने देखा है अपनी आंखों से। लेकिन वो मेहनत जो होती है आदमी की, वो रंग लाती है। इन्होंने एमए उर्दू किया, पीएचडी की उर्दू में ही। उसके बाद उर्दू अकादमी हरियाणा, वहाँ पे टेस्ट पास करा या इंटरव्यू जैसे भी हुआ होगा, वहाँ पे अधिकारी लगे हुए हैं, उर्दू अधिकारी। जब समझे जी, हमारे उर्दू में बहुत लोग हैं। आइए परवाज साहब। मैं आपको बता देता हूँ। 22 पार गोविंद गुलशन जी और तमाम हजरात की इजाज़त से आज का ये गज़ल कुंभ का मुशायरा, इसको मैं आपकी इजाज़त से शुरू करना चाह रहा हूँ। गज़ल कुंभ एक बहुत बड़ा प्रयास है। मोइन अख्तर अंसारी, दीक्षित उलकोरी साहब ने मिलकर जब इसका आगाज़ किया था तो उन दिनों में मैं दिल्ली में था। पहले मुशायरे में मैं भी शामिल था, फिर मैं दूसरे कामों में लग गया तो ये सब चीज़ें रह गईं। हजरात, हम सब गज़ल के चाहने वाले यहाँ आप लोग तशरीफ़ फरमा हैं। गज़ल जिसने कई दौर देखे हैं, इसने पीरों फ़कीरों की दरगाहों पर सजदा करके दुआएं भी हासिल की और कोठे पर तवाइफ के पैरों में बजते घुंघरुओं के साथ जुगलबंदी करके वाह वाही भी लूटी। मौजूदा दौर तक, दौरे हाजिर तक आते आते गज़ल ने आम आदमी के आंसू पहुंचने से भी गुरेज नहीं किया। गज़ल के मायने लिए जाते थे। गज़ल अरबी से होती हुई फारसी में, अरबी में हालांकि कसीदा कहा जाता था। गज़ल फ़ारसी वालों की ईजाद है, फ़ारसी ईरान में इसकी ईजाद हुआ ये कि कसीदे में राजे महाराजों और बादशाहों की तारीफ़ की जाती थी। थोड़ा लोगों का मूड बना रहे इसलिए कुछ ऐसे टुकड़े उसमें रख दिए जाते थे, उसको गज़ल कहते थे। गज़ल की सिनफ एक मतला और कुछ शेर अलग से, वो बादशाह की तारीफ़ हो रही है और उसके साथ कुछ मिसरे ऐसे रख दिए कि फूलों की बातें, बहारों की बातें, बादलों की, महबूबा की, लड़की की, किसी भी जुल्फ़ों की बातें, ये सब होती थी। फ़ारसी वालों ने उस हिस्से को बाहर निकाल दिया। ईरान में जब कसीदा आया तो ईरानियों की ईजाद है ये गज़ल। वो फ़ारसी में गज़ल कहते थे। हमारे यहाँ जब ये दौरे हुकूमत चल रही थी तो फ़ारसी में गज़ल कही जा रही थी। हालांकि उर्दू का पहला शायर हमारे अमीर खुसरो साहब को कहा जाता है। उर्दू हिंदी तब हिंदवी थी, उर्दू और हिंदी अलग अलग नहीं थी, एक ही ज़बान थी। उसे रेख्ता भी कहा जाता था, हिंदुस्तानी भी कहा जाता था और दूसरे नाम भी लिए जाते थे। उर्दू बहुत बाद में नाम दिया गया। उर्दू का मतलब होता है खेमा। बहुत सी बातें हैं, ये साथ साथ चलती रहेंगी। मैं आपका थोड़ा मन लगा रहे इसलिए मैं थोड़ा माहौल बना दूं। मैं चाहता हूं कि ये जो मुशायरा है एक यादगार मुशायरा बन जाए। तो ईरान वालों ने फ़ारसी में गज़ल की ईजाद की और जब यहाँ पर गज़ल कही जा रही थी फ़ारसी में, और उसके बाद वली दखनी आए एक शायर, उन्होंने उर्दू में गज़ल कहनी शुरू की। वो एक दीवान लेके दिल्ली में आए, 1717वीं ईस्वी की बात है। वो उन्होंने गज़ल अपनी दीवान, साहिब दीवान, पहला साहिब दीवान पूरी वर्णमाला में पूरी शायरी की हुई। तो वो जब दिल्ली लेके आए तो दिल्ली वाले चौंके, यार ये क्या है, ये नई भाषा रेख्ता, इसमें शायरी होती है। तो उन्होंने उर्दू में गज़लें कहनी शुरू की। फिर वो ये चलन चल पड़ा। मीरो गालिब उसी की देन है। अगर वली दखनी दिल्ली में नहीं आते तो ये गज़ल का सफ़र कब शुरू होता कोई पता नहीं। वो उर्दू के बाद ये तमाम दूसरी भाषाओं में, ज़बानों में गज़ल लिखी जाने लगी। यहाँ तक सिंधी में गज़लें कही जाती हैं। हिंदी में तो है, हिंदी, सिंधी, पंजाबी में गज़लें कही जा रही हैं। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अंग्रेज़ी में गज़लें कही हैं। बहुत से काम ऐसे हुए हैं।
गुजराती हर भाषा में, हिंदुस्तान की हर भाषा में गज़ल कही जा रही है। दिल्ली में जब गज़ल का दौर, जो एक बड़ा कारनामा जो शुरू हुआ, दुष्यंत कुमार को हम लोग मानते हैं आइडियल अपना हिंदी गज़ल का, तो दुष्यंत कुमार को लेके जो दीक्षित अंकोरी साहब ने काम किया था, गज़ल दुष्यंत के बाद इससे एक इनकलाब हुआ। बड़ी दुनिया, नए लोग जुड़े, इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, वाणी प्रकाशन से आई हैं, आपने देखी होंगी, यकीनन आप लोग भी उसमें, बहुत से लोग उसमें शामिल होंगे। वो पढ़ने वाली किताबें हैं। उससे पता लगता है कि गज़ल दुष्यंत के बाद जब आई और उसने कैसे सफ़र तय किया। गज़ल कुंभ उसी का ही एक बड़ा हिस्सा है। गज़ल कुंभ का जो मकसद है वो यही है कि गज़ल के चाहने वालों को एक जगह इकट्ठा किया जाए, वो एक जगह बैठ के एक दूसरे को सुने और सीखें। गज़ल सिर्फ काफ़िया पैमाई नहीं है कि गज़ल आपने शेर कह दिया, मतला मक्ता बहर वहर सब चीज़ें रख दी और गज़ल होगी। गज़ल हम कैसे पहचान जाते हैं कि ये शेर बशीर बदर का है, ये राहत अंदौरी का है, ये बात मुनव्वर राना करता है। ये असलूब नाम की एक चीज़ होती है, रंग, एक लहजा, बात कहने का एक तरीका, बातें वही हैं। एक ही बात को एक शायर कहता है, वो अपने ढंग से कहता है, दूसरा अपने ढंग से कहता है। बुलंदी पे शेर आपने सुना होगा, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, मुनव्वर राना का शेर है। और ये शेर भी है, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। बहुत से शेर हैं। बुलंदियों का नशा टूट कर बिखरने वाला था, राहत अंदौरी का शेर है। बुलंदियों का नशा टूट कर बिखरने वाला था, मेरा जहाज ज़मीन पर उतरने वाला था। राहत अंदौरी बुलंदी को, शब्द वही है, हमारे शायर हैं वो, एक शेर ये है कि शोहरत की बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। अशोक साहिल का शेर है, मरहूम अशोक साहिल चले गए कोरोना काल के अंदर। बहुत लोगों ने बुलंदियों पे शेर कहे हैं, बुलंदियों पे रहेगा हमेशा तू कैसे, कि शाम होते ही सूरज भी ढलने लगता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये असलूब जो होता है वो शायर को अलग करता है, उसकी पहचान बनती है। अब जो मौजूदा दौर की शायरी हो रही है, वो उस्तादी और शागिर्दी का नाता तो टूट गया। हर आदमी फेसबुक पे अपनी पोस्ट डाल देता है और समझता है कि 10-20 लाइक आ गए मैं अच्छा शायर हो गया। बहुत सी चीज़ें इधर उधर से बहर वहर थोड़ी बहुत सीख ली और चल पड़ा। हमारा ज़माना ये था, जब मैंने शुरू किया तो बुज़ुर्गों के पैरों में बैठ के सीखते थे। वो बताते थे, ज़रूरी नहीं है आपने उस्ताद बनाया भी हो उनको, वो बताते थे ये तुम्हारी गलती है। बहुत से दिल्ली में भरे पड़े थे उस्ताद, अब बहुत से चले गए, बहुत से अभी भी हैं। तो वो बताते थे कि ये ऐसा नहीं, ऐसा करो। एक लफ्ज़ बदलने से शेर क्या से क्या हो जाता था। मैं मिसाल के तौर पे एक शेर पढ़ता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इस कार्यक्रम को लेके। मुशायरे को पूरी रात चलना है, सुबह 4 बजे तक का टाइम दे दिया है दीक्षित जी ने। एक शायर ने शेर कहा कि तलाक दे तो रहे हो निगाहे कहर के साथ, मेरा जहेज भी लुटा दो मेरे ही मेहर के साथ, मेरा जहेज भी लुटा दो। मैं पढ़ रहा हूं। शायर का जो ओरिजिनल शेर था वो ये था, तलाक दे तो रहे हो निगाहे कहर के साथ, मेरा जहेज भी लुटा दो मेरे मेहर के साथ। तो उस्ताद ने कहा नहीं, जहेज तो वो वापस कर देगा, ऐसी चीज मांगो जो वो दे ना सके। तो उस्ताद ने शेर ऐसे ठीक कर दिया, तलाक दे तो रहे हो निगाहे कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरी मेहर के साथ। एक लफ्ज से शेर कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है ना। एक शब्द कोई, अच्छा मैं एक और शेर आपको पढ़ देता हूँ, फिर मैं पहले शायर को बुलाता हूँ। एक शायर ने शेर ये कहा कि शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हों आप, शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हैं आप, महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूँ मैं। एक मज़ाहिया शायर के, हास्य व्यंग के शायर के हाथ ये शेर लग गया। उसने क्या कारनामा किया, एक शब्द बदल दिया उसने सिर्फ, शायद मुझे निकाल कर कुछ खा रहे हो आप। महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूँ।
तो शायरी ने अपना सफ़र तय किया है। शायरी क्या है कि 2 मिसरों में अपनी बात कहनी है, कुजे में सागर भरने वाली बात है। इसके लफ्ज़ी मायने तो यही लिए जाते थे कि औरतों से गुफ्तगू करना, औरतों के बारे में बातें करना। लेकिन फिराक गोरखपुरी सब तब जब ये परिभाषा पहुंची तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने बदला इसको। फिराक साहब कहते हैं कि गज़ल जब एक हिरन के पीछे शिकारी पड़े होते हैं उसको मारने के लिए, तीर भी लग जाता है, वो दर्द से तड़प भी रहा है, वो कहीं छुप जाता है जाके, और उसको पता है शिकारी आएगा और मुझे वो मार देगा पूरी तरह और मैं मर जाऊंगा। तो जब वो रोता है तो उसके गले से जो आवाज़ निकलती है ना रोने की, वो गज़ल है, वो दबी हुई आवाज़। ये भी लफ्ज़ी मायने यही है इसके, लेकिन इसका जो भावार्थ से हम कहते हैं वो ये है कि आपको बात वो कहनी है जो लफ्ज़ों में नहीं है। जो आपने बात नहीं कही वो शायरी है, जो आपने कह दिया शब्दों में वो नहीं है। हमारे पंजाब के शायर थे वो नरेश कुमार शाद, बहुत प्यारे शायर थे। जोश मलसियानी साहब उस्ताद शायर थे, टीचर भी थे वो। उनकी ये गज़ल बड़ी मशहूर हुई। उस्ताद लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। वो शेर था, चांद घुल घुल के रह जाता है 2/3 2/3 रदीफ रख के गज़ल कही। इतनी मुश्किल रदीफ निबानी, नेट पे आप तलाश करोगे तो पूरी गज़ल मिल जाएगी। वो उसकी पलकें अबरू हैं उसके 2/3 इस तरह से। तो वो शिमला में मुशायरा था, उस्ताद पढ़ रहे थे गज़ल, और नरेश कुमार शाद उनको थोड़ा शौक़ था पीने वीने का, उन्होंने लगा रखी थी। और जब उनका नंबर आया पढ़ने के लिए तो उनको ना किसी बात के लिए टोक दिया इन्होंने, कहा कि ये तुम नरेश ऐसे नहीं ऐसे। इनको बुरा लग गया कि यार मैं पढ़ रहा हूँ, बाद में बता देते, कहता तुम्हारा मिसरा इधर है उधर है ऐसे। उस्ताद भी निकाल के दिखा दी उन्होंने, थे उस्ताद भी थे। तो इन्होंने कहा कि शायरी नगमगी है। जोश मलसियानी साहब का नाम था, लब्बू राम जोश मलसियानी। फिल्मदी शेर कहा, शायरी नगमगी है लब्बू राम, ज़रबो तकसीम के सवाल नहीं। तुम ये जो 2/3 करते हो ये शायरी नहीं है, शायरी कुछ और है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी एक शायरा से मैं बात शुरू करवाना चाहता हूँ। आज का मुशायरा तरन्नुम में वो आपको गज़ल सुनाएंगी। 5 शेर की कैद है, जो 7 शेर ही गज़ल सब ने पढ़नी है। तो नए लोग जो शेर कह रहे हैं, एक नुमाइंदगी भी हो जाएगी। एक हमारे दरमियान एक शायरा है, चंडीगढ़ से ही हैं, शहनाज भारती उनका नाम है। मैं एक शेर के साथ उनको दावत सुखन देता हूँ। शेर ये है कि तेरे माथे का ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। हमारे मुशायरे में सिर्फ शायर नहीं, जो शायरात ने जो नाम कमाया है, शायरों से भी वो आगे निकल गई हैं शेर कहने में। गहरे शेर आप लोग पढ़ते रहते, सब लोग जानते हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, पढ़े लिखों का मजमा है।